हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के सामने जैसा कि मैंने कल आपको क्लास में बताया था कि फाइनली जो है वो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट पेपर जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। ये लास्ट आपके जो है वो 30 दिन की तैयारी के लिए है। और ये पेपर जो है वो 15 पेपर है जिसमें हर एक में जो है वो 150 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है वो 150 क्वेश्चंस जो है वो है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम जल्दी जो है इसे लॉन्च कर देंगे। तो बिल्कुल 150 क्वेश्चंस है। इसमें ए पार्ट के 50 है और बी पार्ट यानी वेटनरी के जो है वो 100 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चंस है। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस है उससे बहुत अलग क्वेश्चन है, ये याद रखना। ठीक है ना। और उसके क्वेश्चंस कैसे हैं, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो आपको फिजियोलॉजी के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो दिखा देता हूं। तो फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चंस है आपको खुद लग जाएगा कि हाँ सर दूसरे क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो आज फिजियोलॉजी के कुछ नए क्वेश्चंस है जो कि उसमें टेस्ट पेपर में दिए हुए। ठीक है ना, मैंने इसलिए लिए टेस्ट क्वेश्चंस क्योंकि मैं आपको बता सकूं कैसे क्वेश्चंस जो है मैंने उसमें डाले हैं। अलग क्वेश्चंस क्यों डाले हैं उसका रीजन ये है क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर जो है उसमें थोड़े अलग क्वेश्चंस जो है वो मैं डालने थे। और यही रीजन था कि आपको जो टेस्ट पेपर अभी जो ये मिलेंगे ये सारे कुछ अलग क्वेश्चंस कुछ अच्छे क्वेश्चंस वाले मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये जो है वो 15 मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो इसमें दिए हुए हैं, यानी कि हर एक में लगभग 150 क्वेश्चन है। 15 इंटू 150 लगभग कितने होते हैं 225, यानी कि 2250 क्वेश्चन जो है वो इसमें हमने दिए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इन सबके साथ में जो है हम जो है वो इस प्रकार की एक ओएमआर जो है वो भी आपको साथ में देंगे। ठीक है, इस टाइप की जो ओएमआर है वो भी आपको साथ में मिलेगी। और इस ओएमआर में 150 क्वेश्चन जो है उसके लिए ये ओएमआर अलग से बनाई हुई है, 150 क्वेश्चन की बनाई हुई है। ठीक है ना, ये आपके 150 क्वेश्चंस की ओएमआर ही जो है वो हमने बनाई है। ठीक है ना, तो ये ओएमआर आपको साथ में मिलेगी, ये टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। और ये जो है वो आप ऑर्डर कैसे कर सकते हो आप सभी को पता है। ये जो नंबर है इस पर आप मैसेज कीजिए, आपको जो है इसके बारे में जो है वो सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, 7877445621 पे मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। बहुत जल्दी से ऑर्डर जा रहे हैं। आपने एक शॉर्ट में जो है वो देखा होगा कि कितनी सारी बुक्स आ चुकी है और कितने सारे ऑर्डर्स भी जो है वो हम जल्दी से जल्दी भेज रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जयपुर और जोधपुर में भी जो है वो आज ये बुक्स जो है वो भेज दी जाएगी। ठीक है, तो बाकी जो भी आपको इंक्वायरी है, बाकी जो भी आपको जानकारी लेनी है वो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, आपको जो है वो इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो है वो कौन सा है। ठीक है, आराम से सोचिए ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन कौन सा है। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको। ठीक है, 10 सेकेंड आप सोच लीजिए पहले, इसके बाद में मैं जवाब बताऊंगा। ठीक है, चलो बताओ भाई। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जिसे अपन LTH भी बोलते हैं, सोच के रखो आंसर, मैं बता रहा हूं। तो देखो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो बोला जाता है प्रोलैक्टिन को। याद रखना, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जिसने फिजियोलॉजी मेरे से पढ़ी है उनको तो मैंने बता रखा है कि LTH ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। और यही हार्मोन जो होता है वो मिल्क सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही हार्मोन जो है वो ब्रूडीनेस, मुर्गियों में ब्रूडीनेस के लिए भी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटियो यहाँ पर जो है वो येलोनेस यानी कि दुग्ध निर्माण के लिए जो है वो प्रयुक्त किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन। फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा आपके सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा का परासरण दाब बनाए रखने वाली प्रोटीन है एक चीज और। ये क्वेश्चन जो है वो आपको कहीं नहीं। ठीक है ना, जो ये क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था। देखो लगभग लगभग जो है वो 70% क्वेश्चन तो हो सकता है कि तुम्हें कहीं मिल जाए। 30% क्वेश्चन जो है वो जितने भी टेस्ट पेपर है उसके मैंने बनाए हैं। ठीक है ना, अलग से 30% क्वेश्चन जो है वो बैठ करके मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो आपको अलग क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। क्लियर। तो रक्त प्लाज्मा का परासरण दाब बनाए रखने वाली कौन सी प्रोटीन जो है वो है, तो रक्त प्लाज्मा का परासरण दाब तो आपको पता है कि कौन सी प्रोटीन जो होती है रक्त प्लाज्मा का परासरण दाब। चलो जल्दी बताओ। मैंने आपको कहा था आपको 1 से 2 मिनट दूंगा मैं, 1 से 2 मिनट तो नहीं 10 से 20 सेकंड दे देता हूँ। जल्दी से देख लो, इसके बाद में हम बता देते हैं।
तो देखो रक्त प्लाज्मा का प्रसरण दाब बनाए रखने वाला प्रोटीन कौन सा होता है भाई? क्या एल्बुमिन होता है, क्या ग्लोबुलिन होता है और क्या फाइब्रिनोजन होता है? तो देखो भाई ऐसा है, तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं। सबसे ज्यादा एल्बुमिन होता है, इसके बाद ग्लोबुलिन होता है और इसके बाद में जो है वो फाइब्रिनोजन होता है। जो एल्बुमिन होता है यही वो हार्मोन है जो कि परासरण दाब का नियमन करता है, ठीक है ना। जो ग्लोबुलिन होता है ये प्रतिरक्षा नियमन करता है, ठीक है। और जो फाइब्रिनोजन होता है ये रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्लियर आपको आंसर दिख रहा है कि रक्त प्लाज्मा का प्रसरण दाब, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। सेकंड का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। हिस्टामिन शरीर पर निम्न प्रभाव दर्शाता है। हिस्टामिन जो है वो शरीर पर कौन कौन से प्रभाव दर्शाता है? सबसे पहली चीज तो हिस्टामिन नई चीज क्या है भाई? तो आपने ये सुना होगा कि हिस्टामिन जो होता है वो रक्त की जो बेसोफिल कोशिका होती है, ठीक है ना। रक्त की बेसोफिल कोशिका के द्वारा, रक्त की बेसोफिल कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। इसके अलावा उत्तकों की जो मास्ट कोशिकाएं होती है, उत्तकों की मास्ट कोशिका होती है, उनके द्वारा भी जो है वो हिस्टामिन स्रावित होता है। तो याद रखना हिस्टामिन जो है वो बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन ये पूछा है क्या काम करता है भाई? तो देखो हिस्टामिन जो होता है ये एक्चुअल में एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। और एलर्जिक रिएक्शंस का मतलब क्या हो जाता है कि वहां पर जो है वो अचानक से बीपी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बीपी का कम होना यानी कि रक्त वाहिनियां जो होती है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। पहली चीज तो बीपी कम हो जाती है। दूसरी जो होती है वो क्या हो जाता है, सांस में तकलीफ आने लग जाती है, ठीक है ना। ऐसे सांस आने लग जाती है यानी कि श्वसनिकाएं जो होती है इनका ये क्या कर देता है, संकुचन कर देता है, ठीक है। और चिकनी पेशियों का ये फैलाव नहीं करता है। यहाँ पर ए और बी ये दोनों जो काम है वो हिस्टामिन के होते हैं। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों जो चीजें हैं वो याद रखना। इसके अलावा ये एलर्जिक रिएक्शंस जो होती है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। एलर्जी करवाना जो होता है, एलर्जी के लक्षण जो होता है वो हिस्टामिन जो होता है वो करवाता है। और आप जो इंजेक्शन देते हो वो देते हो सीपीएम, जो कि होता है एंटी हिस्टामिनिक। जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप क्या देते हो, एंटी हिस्टामिन, चाहे एविल गोली दे दो, चाहे सिट्राजिन दे दो या फिर सीपीएम दे दो, ठीक है ना, क्लोरफेनरामिन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी। तो अलग क्वेश्चंस आज आपको दिख रहे हैं जो कि ना तो आपके एमसीक्यू वाले में, जो आपके एमसीक्यू बुक है उसमें भी नहीं है। ये आपको क्वेश्चंस मिलने वाले मॉडल टेस्ट पेपर में। तो नए क्वेश्चंस है, अलग क्वेश्चंस जो है वो हमने देने की इस बार ट्राई की है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ओएमआर भी इसमें साथ है और जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार है, उसमें जो कंप्यूटर वगैरह वो सारी चीजें है ना आपके, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, करंट अफेयर वगैरह, वो भी सब चीजें जो है हमने साथ डाली, ठीक है। और कोशिश की है कि एरर बहुत कम आए, क्योंकि मैं खुद जो है वो 2-3 बार जो है मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं ताकि एरर नहीं आए, ठीक है ना। और अब जो है वो फिर इसके बाद मैंने कहा कि हाँ फिर भी अगर देखो एक आधी कोई आ जाती है वो देखो भगवान भरोसे, बाकी मैंने कोशिश की है कि इसमें कोई भी एरर ना जाए, ठीक है। चलिए तो आंसर हो जाएगा थर्ड का डी। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। उपापचयी क्रिया के दौरान प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम के एक क्रैब चक्र की क्रिया में ऑक्सीकरण से प्राप्त एटीपी अणु है। क्वेश्चंस वापस आराम से सुन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, आराम से जो है वो आप 20-30 सेकंड लो। क्या बोला है कि उपापचयी क्रिया जो होती है जिसमें आपने 3 चक्र देखे थे, 3 स्टेप्स देखे थे, एक तो ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन था और तीसरा था क्रैब चक्र। इसने क्या पूछा है कि उपापचयी क्रिया के दौरान प्रत्येक एसिटाइल कोएंजाइम के एक क्रैब चक्र की क्रिया में ऑक्सीकरण से प्राप्त एटीपी अणु जो है वो क्या, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो कि तीसरी प्रोसेस में क्रैब चक्र में, ठीक है ना, क्रैब चक्र में अगर एक एसिटाइल जो कोएंजाइम होता है उससे कितने एटीपी बनते हैं। जिन्होंने ये पूरी प्रोसेस पढ़ रखी है उनको पता है, उनका आंसर भी आ गया होगा और उनका आंसर है 12 एटीपी। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो देख लो, जिन्होंने पढ़ रखा है वो स्किप कर देना, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो एक बार देख लो। तो 3 चीजें होती है, पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसमें टोटल 8 एटीपी जो है वो बनते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो एक ग्लूकोज जो होता है वो क्या बनाता है, 2 मोल
पायरुविक अम्ल बनाता है, ठीक है ना। इसके बाद में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है ना, इसमें जो है वो टोटल 6 एटीपी बनते हैं और इसमें जो है वो 2 मोल पायरुविक अम्ल, 2 मोल पायरुविक अम्ल जो होता है वो बनाते हैं 2 मोल एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है। और इसके बाद में जो लास्ट होता है वो होता है क्रैब चक्र। जो क्रैब चक्र होता है वो क्या होते हैं, उसमें टोटल बनते हैं 24 एटीपी और उसमें क्या होता है 2 मोल एसिटिल कोएंजाइम जो है वो आपके क्या बना देते हैं, CO2 प्लस H2O जो है वो बना देते हैं। तो इस हिसाब से इसने बोला है कि 2 मोल एसिटिल कोएंजाइम है, उससे कितने एटीपी बन रहे हैं, 24। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर 1 मोल एसिटिल कोएंजाइम हो तो उससे जो है वो कितने एटीपी अणु बनेंगे, तो बिल्कुल अगर 24, अगर 2 एसिटिल कोएंजाइम से 24 बन रहे हैं तो इसका मतलब 1 से कितने बनेंगे, 12 बनेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इजीली जो है मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से जो है इसका आंसर 12 होगा। अलग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक जिसको नहीं समझ में आया है ये आप देख लेना, नहीं तो आप जो है वो एक बार मेरी क्लास का एक पूरा नोट्स पड़ा है, ये मैं आप जो है वो मैसेज कर देना, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में देखिए श्वसन क्रिया के दौरान अंतः श्वसन जो होती है, सांस को अंदर लेना, ही बड़ा आसान क्वेश्चन है। अंतः श्वसन, ठीक है ना, सांस अंदर की तरफ ली है तो बताओ निम्न प्रकार की क्रिया होती है, कौन सी प्रकार की क्रिया होती है, यह सक्रिय प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। तो मैंने आपको कहा था कि अलग क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ये अलग क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन जो है मतलब इजी है लेकिन अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 6, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल मिलाकर के कितनी ऊर्जा बनती है, तो आपको पता है कि वसा जो होती है, ठीक है ना, आपको ये पता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनसे तो बनती है 4.18 किलो कैलोरी, ठीक है ना, और जो फैट होती है उससे बनती है 9.45, लेकिन किलो कैलोरी है या कैलोरी है, तो याद रखना ये किलो कैलोरी में, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है ना। आप गलती से जो है वो कैलोरी याद मत रख लेना, क्या होती है, किलो कैलोरी होती है। तो आंसर 6 का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलग क्वेश्चन है ये भी। अगला इसके बाद में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये तो सारे बता सकते हो, ये तो जो नहीं आता है ये क्वेश्चन तो भाई बड़ी तकलीफ वाली बात है। भूख का कम लगना, क्या वो एनोक्सिया है, क्या वो एनोरेक्सिया है, क्या वो एटेक्सिया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों एक जैसे शब्द देती है। तो एनोक्सिया का मतलब तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। ये ओएमआर बार बार जो है वो नीचे गिर रही है और आपको बता रही है कि इस तरह की ओएमआर जो है वो आपके आएगी, ठीक है ना। अभी तक जिसने बुक नहीं की है भाई बुक कर लेना, ठीक है ना। इसमें हमने वो टेस्ट पेपर, मतलब ये मेन जो है वो बनाने का रीजन मैंने आपको बताया था, वो रीजन यही है कि आप घर पे बैठ करके जो है वो इस तरह से जो आपका टाइमिंग है 3 घंटे का, उस 3 घंटे बैठ करके इस तरह की आपको जो है वो ओएमआर भरनी है और खुद जो है वो चेक करने, सबके आंसर्स दिए हुए, सबके जो है वो हमने लास्ट में जो है वो सभी के आंसर्स दिए, ठीक है ना। आंसर साथ में नहीं है, कोई भी क्वेश्चन में आंसर साथ में नहीं है। जैसे ये मॉडल पेपर 13 है तो 13 के बाद में हमने सबसे लास्ट में जो है इसके आंसर जो है वो 150 क्वेश्चन के इस प्रकार से दे रखे, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है हमने कर रखी है, आप बड़ा निश्चिंत होकर के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो इसके कीजिए, आराम से जो है वो आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए, तो देखो एनोक्सिया जो होता है वो तो होता है एन का मतलब एन का मतलब एब्सेंट, ऑक्सिया का मतलब ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि कमी या फिर अनुपस्थिति। एनोरेक्सिया, रेक्सिया का मतलब भूख, ठीक है ना, ओरेक्सिया का मतलब भूख, और एनोरेक्सिया मतलब भूख का नहीं लगना। तो ध्यान रखना, भूख का नहीं लगना, भूख का कम लगना, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। एटेक्सिया क्या होता है, एटेक्सिया में क्या होता है कि जो हाथ और पैर की मसल्स होती है वो जकड़ जाती है, और जकड़ने के कारण जो है जब उसके जो मतलब मूवमेंट्स होते हैं वो जब ऐसे चलता है तो चलने में जो है उसको कठिनाई आती है, उस चीज को जो है वो अपन क्या कहते हैं, एटेक्सिया कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के एटेक्सिया क्या होता है भाई, कि मसल्स जो है वो जकड़ गई, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, एटेक्सिया। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 7th का।
8th का देखिए, मुर्गे का पाचन तंत्र का कौन सा भाग ग्रंथिल होता है? वो भोजन के पाचन के लिए विभिन्न स्त्राव जो है वो स्त्रावित किए जाते हैं। कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है कि मुर्गियों में सत्य आमाशय है। अब आपने जो है वो पेपर देखा था, ठीक है ना, 2016 का, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ था मुर्गियों का सत्य आमाशय। इसको देखो कितना घुमाया हुआ है, क्वेश्चन तो वही है कि सत्य आमाशय कौन सा है, लेकिन उसको घुमा क्या दिया कि मुर्गियों के पाचन तंत्र का कौन सा भाग ग्रंथि, यानी कि ग्रंथियां पाई जाती है। और आपको पता है कि ग्रंथियां सिर्फ और सिर्फ सत्य आमाशय में ही पाई जाती है। तो क्रॉप तो वो होता है जो कि भोजन का क्या करता है, संग्रहण करता है, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस जो कि ग्रंथिल भाग होता है, और यही जो है वो क्या होता है, सत्य आमाशय होता है। गिजार्ड जो होता है वो क्रसिंग ऑर्गन होता है, जिसमें क्रस करने के लिए जो है वो क्यूटिकुलर टीथ पाए जाते हैं। और इसोफेगस आपको पता है जो आहार नाल का सबसे ऊपर वाला भाग, जो भोजन को मुख गुहा से आमाशय में ले जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए जो ग्रंथिल भाग होता है वो कौन सा होता है, प्रोवेंट्रिकुलस होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में देखिए एटेक्सिया। अभी मैंने आपको बताया था एटेक्सिया क्या होता है। अब देखो ऑप्शन पढ़ो सारे और मुझे बताओ क्या होगा। सांस नहीं आना, या फिर दम घुटना, उधर यानी पेट वाले क्षेत्र में इडिमा हो जाना, यानी सूजन आ जाना, वह स्थिति जब प्राणी अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाता, ठीक है ना। और डी ऑप्शन है प्राणी की मृत्यु के पश्चात आंतरिक अंगों की जांच करना। तो आपको सिंपल सा सीधा सा समझ आ रहा है कि ऐसी स्थिति जब प्राणी अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, तो उस चीज को जो है वो अपन क्या कहते हैं, एटेक्सिया कहते हैं। तो याद रखना, एटेक्सिया क्या होता है, ऐसी स्थिति जिसमें देखो पैर हाथ पैर जकड़ गए, फिर इसके बाद में देखो दारूडिया जैसे चलता है ना, वैसे वो चलने लग जाता है। तो इस चीज को जो है वो अपन एटेक्सिया कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है भाई, खून की उल्टी करना। ये चारों शब्द जो है इनमें से दोनों इंपोर्टेंट जो है, ऊपर वाले दोनों इंपोर्टेंट है। खून की उल्टी करना आपको समझ में आ गया होगा। जिनको ये पता है कि उल्टी को जो है वो अपन क्या कहते हैं, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर इसका सही है। जल्दी से बताओ। इसमें थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं भाई, इसलिए टाइम दे रहा हूं क्योंकि आप जो है वो जल्दी से देख के बता सको। तो याद रखना, हीमो शब्द जो होता है वो हमेशा रक्त के लिए होता है, और टाइसिस शब्द जो होता है वो होता है बलगम यानी स्पुटम के लिए, ठीक है ना। जो इमेसिस शब्द होता है वो होता है उल्टी के लिए। तो यहाँ पे आपको सीधा सा समझ में आ रहा है कि उल्टी करना, खून की उल्टी करना, तो हीमो मतलब रक्त, इमेसिस मतलब उल्टी करना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हिमेटो इमेसिस। अगर आपको ये पूछा जाता है कि थूक या बलगम जो होता है, ठीक है ना, स्पुटम जो होता है, उसके साथ में अगर खून आने लग जाता है, ठीक है ना, यदि कफ के साथ में खून आने लग जाता है, तब उसको जो है वो अपन क्या कहते हैं, हीमोप्टाइसिस कहते हैं। तो एक तो उल्टी के साथ और एक कफ के साथ, कफ के साथ आना यानी कि बलगम, तो ये हो जाएगा हीमोप्टाइसिस। और यदि उल्टी आती है तो उसके साथ में, यानी कि एक तो आ रहा है देखो श्वसन तंत्र से और एक आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो डाइजेशन से आ रहा है तब वो हिमेटोइमेसिस है, और बलगम के साथ आ रहा है तो वो हीमोप्टाइसिस है। क्लियर? तो यहाँ पे उल्टी का पूछा था इसलिए आंसर हो जाएगा बी, हिमेटोलॉजी जो होता है, हिमेटोलॉजी है, हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, रक्त की जांच करना। और ग्लूकोमा में क्या होता है, आंख जो होती है वो सूजन आ जाती है और उसमें जो है वो अंधापन आ जाता है, ये ग्लूकोमा होता है। ग्लूकोमा जो है वो आंख से संबंधित बीमारी है, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं अपन। तापक्रम हेतु निम्न में से कौन सा सही है? कहने का मतलब यहाँ पर कि यदि तापमान जो है उसमें डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में जो है वो क्या रिलेशन होता है। तो देखो इसका एक तरीका है, याद रखना कि अगर आपको फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो क्या करो, डिग्री सेंटीग्रेड को सबसे पहले गुणा कर लो 9/5 और प्लस में आप जोड़ दो 32, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देख लो कौन सा मैच हो रहा है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड को 9/5 से करना है, ये उल्टा हो गया, ये गलत है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसने बोला है कि डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता है ये चीज प्लस में है, तो इधर आते ही क्या हो जाएगी, माइनस में 32 हो जाएगा, इजिकल टू डिग्री सेंटीग्रेड जो था वो ऐसे कैसे रहेगा, और जब 5 जो कि भाग में होता है वो इधर जाएगा, तो वो तो आ जाता है 5 इंटू में, और 9 जो है वो इंटू में था वो चल जाएगा भाग में। तो ये गणित की थोड़ी सी चीजें होती है। तो एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, देख लो कौन सा मैच हो रहा है।
5/9 ये रहा, देखो एफ में से 32 गए और इसके बाद में 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है ना। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए कि फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगाना है। दोनों आपके पास में फॉर्मूले आ गए, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 11th का सी। तो भाई थोड़े अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या, ऐसे ही माथापोड़ी कर रहा हूं मैं, है ना अलग क्वेश्चंस? कमेंट में मुझे जरूर बताना कि अलग क्वेश्चंस है या नहीं है। ठीक है ना। लगभग लगभग यूं मान लो कि 30 से 40% हमने कुछ अलग क्वेश्चंस दिए। ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस आपको आज पता चल रहा होगा कि ये कोई बुक में है ही नहीं। ठीक है ना। ये अलग से क्वेश्चंस है, बहुत अलग क्वेश्चंस है जो हमने दिए हैं। ठीक है। और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब जो अलग क्वेश्चंस होंगे वही जो है वो आपके सामने लगातार जो है वो ऐसे वीडियोस बना करके लेके आऊँ। ठीक है। श्वसन तंत्र की श्लेष्मा की उत्तेजना के कारण होने वाली प्रतिरोधी प्रतिवर्ती क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें क्या होता है, श्वसन तंत्र मतलब नाक वाला जो भाग है उसमें कुछ जो है वो दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। तो उसमें प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, हिक्कप। हिक्कप जो होता है ध्यान रखना, डायफ्राम के इनवॉलेंट्री संकुचन से होता है, ऐसे हिचकी। तो ये डायफ्राम जो होता है ना, इसमें जो है वो संकुचन से जो होता है वो हिक्कप होता है। तो ये तो नहीं होगा। जमा ही लेना, यॉर्निंग, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं आलसी, आलस करना, या फिर वो उबासी लेना। ठीक है ना। तो उबासी जो होती है वो होती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है ना। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है वो आप क्या करते हो, यॉर्निंग करते हो। तीसरा है कफिंग। कफिंग जो होता है वो श्वसन तंत्र में किसी तरह का इरिटेशन है, तो उसके कारण जो है वो खांसी आती है। तो यहाँ पर इसने यही पूछा श्वसन तंत्र में किसी प्रकार का इरिटेशन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 12वें का आंसर होगा सी। याद रखना, खांसी जो होती है वो क्या होती है, श्वसन तंत्र की श्लेष्मा के उत्तेजना के कारण होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया होती है, और उसको अपन क्या कहते हैं, खांसी कहते हैं। दहाड़ना, रोरिंग, ये तो अलग ही चीज हो गई, सिर दहाड़ता है। तो यहाँ पे याद रखना 12वें का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब सूजन आना। ठीक है ना। तो याद रखना स्टोमक की सूजन नहीं होती। ठीक है ना। यहाँ पे गर्भाशय की सूजन जो होती है उसको अपन कहते हैं एंडोमेट्राइटिस। ठीक है ना। और आमाशय की सूजन को ध्यान रखना, स्टोमक जो है वो ऐसे मत याद रख लेना कि स्टोमेटाइटिस है इसका मतलब आमाशय, क्योंकि आमाशय को स्टोमक बोलते हैं नहीं, आमाशय की सूजन को बोलते हैं अपन गैस्ट्राइटिस, और जो मुख में सूजन होती है उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। तो याद रखना यहाँ पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सीरा वाहिनी जो होती है उसके सूजन को अपन बोलते हैं फ्लेबाइटिस। ठीक है। और जो वाहिका होती है उसके सूजन को अपन बोलते हैं वैस्कुलाइटिस। क्लियर। तो यहां पर जो है वो आंसर हो जाएगा इसका 13वें का सी। ठीक है ना। तो याद रखना स्टोमेटाइटिस मतलब स्टोमक की सूजन नहीं है, ऐसी चीजें गलत मत कर देना। बहुत ऐसे अलग क्वेश्चंस दिए मैंने, जब आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चंस का। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 13वें का सी। एफएमडी रोग का टीका निम्न में से कौन से प्रकार की प्रतिरक्षा दर्शाता है। देखो एफएमडी रोग का टीका है, तो आपको पता है टीका जब भी दिया जाता है वो हमारे शरीर में स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीबॉडी के निर्माण को, यानी कि हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये सक्रिय है निष्क्रिय है, सक्रिय है। और एफएमडी का टीका जो है वो इंजेक्शन से दे रहे हैं, इसका मतलब वो प्राकृतिक तो है नहीं, वो क्या है, कृत्रिम। तो आंसर आप सभी को पता है कि कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा जो होती है उसका एग्जाम्पल जो है ये होता है। तो आंसर हो जाएगा एफएमडी रोग वाले का सी। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, वैसोप्रेसिन, नाम पता है आपको, एडीएच जिसको अपन कहते हैं, जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है और ये स्रावित होता है पश्चप्यूस से। जल्दी बताओ मुझे कि यह कौन से नेफ्रॉन के किस भाग पर कार्य करता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस देख के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, सर इस बार जो है वो आपने क्वेश्चंस अलग बनाए। ठीक है ना। और जो टेस्ट सीरीज वाले थे उनको भी अब अलग क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। ठीक है ना। जो आज वाला पेपर था, आज पेपर था ना, हाँ आज पेपर था, तो आज वाला जो पेपर था उसमें हमने अलग क्वेश्चंस दिए। ठीक है ना। वो क्वेश्चंस उनको जनरली नहीं मिलेंगे कहीं पर, वैसे क्वेश्चंस दिए टेस्ट सीरीज में भी। ठीक है ना। और टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस भी जो है वो अब वीडियो उनके आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको सॉल्यूशन नहीं मिला है उनके सॉल्यूशन के वीडियो भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो वैसोप्रेसिन हार्मोन निम्न भाग पर कार्य करता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ डीसीटी पर कार्य करता है, जिसका पूरा नाम होता है दूरस्थ कुंडलित तलिका। तो एल्डोस्टेरोन और वैसोप्रेसिन
ये डीसीटी पर कार्य करते हैं। वैसोप्रेसिन जल का अवशोषण करता है और अल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम का अवशोषण करता है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। 16वां क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के बाद थक्का जमने वाले स्थान से स्त्रावित हल्के पीले रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ी दिक्कत आएगी कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ने आज अच्छे क्वेश्चंस दिए, तो भाई थोड़ा मेहरबानी करो, वीडियो को जो है वो शेयर करो, अपने जो भी दोस्त है, अपने जो मित्र है एलएसए की तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों को शेयर करो। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि लगातार ऐसे ही क्लासेस रहे, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहो भाई। वीडियो, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है ना, चलो। तो रक्त का थक्का जमने के बाद थक्का जमने वाले स्थान से स्त्रावित हल्के पीले रंग का पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखना, रक्त के थक्का जमने वाले, तो देखो क्या होता है, जो सीरम होता है इसका जो है वो थक्का नहीं बनता। तो याद रखना, जो पीला रंग का स्त्राव होता है वो कौन सा होता है? वो सीरम होता है, क्योंकि इसका थक्का नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन यानी कि रक्त थक्का प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजन जो है वो क्या होता? अरे अरे क्या होता? अनुपस्थित होता। ठीक है, तो यहाँ पर सीरम जो होता है उसका थक्का नहीं बनता और उसमें फाइब्रिनोजन जो है वो अनुपस्थित होता है। इस कारण से जो हल्का पीला रंग का स्त्राव होता है रक्त का थक्का जमने के बाद, उसको अपन कहते हैं सीरम। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पर 16 का सी। 17 का, स्पर्मेटोजोआ का सर्टोली कोशिका से हटकर, सुनना, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना, स्पर्मेटोजोआ का मतलब शुक्राणु। शुक्राणु जो है वो सर्टोली कोशिका है, जहां पर उसको जो है वो न्यूट्रिशन मिलता है, उससे हटकर के वो एपिडिडाइमिस अधिवर्षण में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो अपन तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो होता है भाई शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु निर्माण जिसके दो पद होते हैं, ठीक है ना, एक पद होता है जिसमें स्पर्मेटिड बनता है, उसको तो बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजोआ बनता है। ठीक है ना, तो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से, याद रखना, स्पर्मेटिड में बदलना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड होता है, यानी जो प्राक शुक्राणु होता है, उससे जो है वो क्या बदलना? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, या फिर जो मैच्योर स्पर्म होता है उसको अपन बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकते, लास्ट बचा स्पर्मिएशन, तो बिल्कुल यही आंसर होगा यहाँ पर। तो याद रखना है, स्पर्मेटोजोआ का सर्टोली कोशिका से हटकर अधिवर्षण की तरफ गमन करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है सी, स्पर्मिएशन कहलाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके बाद में देखिए, वसीय अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम अणु प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते रे? तो ध्यान रखना, एसिटिल कोएंजाइम जब भी बनता है और वो अगर वसा से बनता है तो इसको अपन कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो बदलेगा पाइरुविक में। ठीक है ना, और डीएमिनेशन का मतलब जो प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, उसमें से एमीन भाग को हटाना डीएमिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 18वें का बी। 19वां देखिए, आहार नाल के आमाशय भाग में उपस्थित अर्ध ठोस व लसलसा पदार्थ। तो पता है आपको, कड जो होता है वो तो मुख्य गुहा से, मुख्य गुहा में जो भाग होता है, ठीक है ना, जो कि आमाशय से मुख्य गुहा में आता है, उसको अपन कड कहते हैं। बोलस जो होता है वो मुख्य गुहा वाला भाग जो कि निगलते हैं। काइम वो भाग होता है जो कि आमाशय में होता है, और आमाशय से कहाँ जाता रे? छोटी आंत में जाता। तो इसको ही अपन जो है वो क्या कहते हैं?
लसलसा पदार्थ होता है और ये कायम कहलाता है। ठीक है, 19वें का आंसर हो जाएगा बी। 20वें का देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन फिर से, कि निलयों की दीवार में पेपिलरी पेशियां होती है, बिल्कुल होती है, और उन पर पाए जाने वाले तंतु, देखो अलग क्वेश्चन है पूरे, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा कहीं पे। उन पर पाए जाने वाले तंतु जो कपाट को वापिस आलिंद की तरफ पलटने से रोकते हैं। अब याद आ गया होगा आपको कि आलिंद को पलटने से रोकने वाले टेंडन नुमा संरचना जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता रे, क्या? कॉर्डा टेंडिनी। कॉर्डा टेंडिनी क्या होती है? जो आलिंद के तरफ के जो कपाट होते हैं इनको उल्टा जो है, सॉरी निले में जो कपाट होते हैं जो कि आनंद की तरफ पलटने से जो रोकते हैं उनको अपन कॉर्डा टेंडिनी कहते। आंसर हो जाएगा इसका 20वें का बी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बड़ी धमनियों व सिराओं की दीवार को पोषक पदार्थ की आपूर्ति के लिए एक रक्त वाहिनियां पाई जाती। कहने का मतलब जो धमनियां होती, ठीक है ना, जो रक्त की धमनियां, देखो हर एक में जो रक्त देने वाली होती है वो धमनी होती है, ठीक है ना। धमनियों को खुद को भी तो रक्त चाहिए, उनको भी तो पोषक पदार्थ चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको देने का काम किसका होता है? डायस्टेमा नहीं, ये तो दांतों के बीच का स्पेस हो गया। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ये भी नहीं होता। वासा वैसोरम, तो याद रखना जो रक्त प्रोवाइड करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? वासा वैसोरम कहते हैं। जो धमनियों की तरफ जाने वाली महीन नलिकाएं होती है उनको अपन क्या कहते हैं? वासा वैसोरम कहते हैं। 21वें का आंसर हो जाएगा सी। 22वां, निम्न में से वसा के पाचन में सहायक है। फैट का डाइजेशन, फैट के डाइजेशन में सहायक, याद रखना वसा के पाचन में जो सहायक है, देखो एमाइलेज तो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। टाइलिन भी कार्बोहाइड्रेट का करता है जो कि लार में पाया जाता है। डाइपेप्टाइडेज नाम से पता चल रहा है प्रोटीन का पाचन करेगा। और पित्त वर्णक जो होते हैं जो कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं वही क्या करते हैं? वसा के पाचन में सहायक होते हैं। तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्त्रावित एल्डोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य, ये सभी को पता है, अभी मैंने बताया था। जल्दी से देखो और मुझे बताओ, क्या वो सोडियम का अवशोषण और पोटेशियम का उत्सर्जन करता रे? अरे हाँ या ना? सभी को पता है क्या है? सोडियम का उत्सर्जन और पोटेशियम का अवशोषण नहीं। कैल्सिटोनिन हार्मोन का नियंत्रण नहीं करता। उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है सोडियम का अवशोषण करना और पोटेशियम को त्याग देना ये किसका काम होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का, और ये भी डीसीटी पर काम करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला देखिए 24वां, पेशी कोशिका में पाई जाने वाली जेड लाइन। तो आपने देखा होगा दो प्रकार के तंतु, एक तो मोटे तंतु और दूसरा पतले तंतु। जो मोटे तंतु होते हैं उनके बीच से निकलने वाली जो रेखा होती है उनको तो एम रेखा कहते हैं। और दूसरे जो तंतु होते हैं जो कि पतले तंतु होते हैं उनके बीच से भी एक रेखा निकलती रे। अरे उनके जो बीच से निकलने वाली जो रेखा होती रे, और उनको कहते हैं अपन जेड रेखा। तो इसने ये पूछा है कि जेड रेखा जो होती है वो किसके बीच से निकलती है? तो वो आई बैंड के बीच से निकलती है। आंसर यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आई बैंड। ठीक है, आंसर 24वें का क्या हो जाएगा? 24वें का आंसर होगा बी। यहाँ पर 24वें का बी आई बैंड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 25वां, फेफड़ों में वायु के आदान प्रदान के दौरान, ठीक है ना, ये देखो बहुत अलग क्वेश्चन जो है, अलग लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है ना, मैं इस बार इतने जो है वो नए क्वेश्चंस मैंने अभी बैठ के बनाए। ठीक है ना, ये बहुत अलग क्वेश्चंस है। मैंने कहीं ना कहीं से जो है वो अलग क्वेश्चंस बनाने की जो है वो सोचा, और बहुत अलग क्वेश्चंस जो है वो इस बार आपको देखने को मिल रहे हैं। फेफड़ों में वायु के आदान प्रदान के दौरान वायु कोषों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, यानी कि ये देखो कुपिकाएं जो होती है इसमें, इससे जो है वो रक्त केशिकाओं में जो है
वो क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है। आपको पता है जब अपन श्वसन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि वायु की जो कुपिका होती है उससे ऑक्सीजन कहाँ जाता है, रक्त केशिका में। अब ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वायु कोश में वो केशिकीय आंशिक दाब से यहाँ ज्यादा होगा या यहाँ कम होगा। एक ही रूल याद रखना है हमेशा, गैसें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। अगर गैसें वायु कोष्ठ से रक्त में जा रही है तो इसका मतलब उच्च दाब कहाँ है, आपके उच्च दाब होगा वायु कोष्ठ में, कम दाब कहाँ होगा, केशिका में। तो ये पूछ रहा है वायु कोशिका का ऑक्सीजन का आंशिक दाब केशिकीय आंशिक दाब से कम होता है, सॉरी अधिक होता है, ठीक है। वायु कोश का आंशिक दाब जो है वो केशिकीय आंशिक दाब से अधिक होगा, तभी तो उच्च दाब यहाँ होगा, निम्न दाब इधर होगा। और इस तरह से जो गैसें होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाती है। 25वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। और इसी तरह से अपन ने क्वेश्चंस कर दिए हैं खत्म, ठीक है। इसी तरह के लगातार क्वेश्चंस जो है वो अब अपन देखेंगे। और आपको किसी भी टाइप की कोई जानकारी चाहिए या बुक अगर आपको ऑर्डर करनी है तो वो आप इस नंबर पर जो है वो मैसेज कर दीजिए। आपको जो है वो बुक से रिलेटेड जो भी जानकारी है, चाहे जोधपुर में कहाँ मिलेगी, जयपुर में कहाँ मिलेगी, वो सभी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वापस से याद रखना, ये जो बुक है वो आप सभी के पास होनी चाहिए। सभी जो है वो इस पेपर से, इन पेपरों से जो है वो 15 टेस्ट पेपर है, इनसे जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।